नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार ने इस बार जिस तरह के 10 साल में काम किए हैं उसके आधार पर एनडीए ने नारा दिया है 400 पार का। एनडीए को, मोदी जी को उम्मीद है कि जो हमने पिछले 10 सालों में काम किए हैं और जिस तरह से देश ने तरक्की की है उसके कारण देश की जनता उनको इस बार एनडीए को 400 पार कराकर दम लेगी। ये नारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, मोदी जी का है, और उनको उम्मीद है कि उनके काम के आधार पर देश की जनता उनको बहुमत देगी जो इस बार 400 के पार पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, यानी बीजेपी की सीट 350 से प्लस हो जाएंगी। लेकिन क्या ये भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाएगी? इसमें मुझे इस समय कुछ आशंका इसलिए दिख रही है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश से जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसको लेकर मुझे चिंता है। लेकिन इस पार्टी के आला कमान यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी इस पे चिंता में डाल दिया है। योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खुद इस समस्या को देखने के लिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह दौरे कर रहे हैं, लोगों की मान मनव्वल कर रहे हैं और इस प्रयास में हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का 400 प्लस का नारा है इसकी तो बात बाद में करेंगे, पहले सरकार बन जाए, ये तक में समस्या पैदा कुछ लोगों ने कर दी है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश में उन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, यूं कहें जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ, जिसके लिए जनसंघ की स्थापना हुई, जिनके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई, वो संगठन जिनके लिए इस देश में काम करता है, तन मन धन से दिन रात एक किए हुए है, वो हिंदू समाज के कुछ घटक दल, कुछ जाति के लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूं कि राजपूतों का एक संगठन है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां किसी का, वो संगठन अपने आप में मीडिया, सोशल मीडिया में बयान दे रहा है, राजपूत समाज का बीजेपी ने कुछ नहीं किया इसलिए हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इधर मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं खुद त्यागी हूं और त्यागी कम्युनिटी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और इसके आगे आप चले जाइए मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, इन क्षेत्रों में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में त्यागी कम्युनिटी के लोग हैं। मुझे कुछ लोगों ने कहा भाई आप भी बिरादरी के साथ आ जाओ, और बीजेपी ने बिरादरी त्यागी के लिए तो कुछ किया ही नहीं है, एक भी टिकट नहीं दिया है, सारे टिकट ठाकुरों को दे दिए। और इसलिए कुछ निर्दलीय त्यागी लोग खड़े हो गए हैं, कुछ त्यागी कम्युनिटी उनके पक्ष में जाती दिखाई दे रही है और कस्में खिलाई जा रही हैं कि कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट नहीं देना। इसी में मैं कुछ दलितों को देख रहा हूं, मेरी कुछ मित्रों से बात हुई, मेरे कुछ दलित मित्र हैं, वो कहते हैं चंद्रशेखर रावण तो गांव गांव घूम रहा है और कई ऐसे दल, कांग्रेस की टीम भी पूरे देश में घूमकर लोगों को यह समझा रही है कि बीजेपी दलित विरोधी है। बीजेपी तो ब्राह्मणों की पार्टी है, बीजेपी तो ठाकुरों की पार्टी है। उदाहरण देते हैं योगी जी का, देखो योगी जी सीएम बना रखे हैं, ठाकुर हैं, देश का रक्षा मंत्री ठाकुर है, जनरल वीके सिंह ठाकुर है, और ऐसे नाम गिनाकर वो कहते हैं कि बीजेपी तो ठाकुरों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, दलितों का इसमें कोई ख्याल नहीं है। और इसलिए क्या करो, दलित वोट नहीं देंगे। मुझे सुनने में आया कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में कुछ सैनी बिरादरी भी नाराज हो रही है। तब एक सवाल ये उठ रहा है मेरे मन में कि जब ब्राह्मण नाराज, ठाकुर नाराज, कहीं कहीं बनिए नाराज, कहीं कहीं सैनी नाराज, कभी कभी कहीं जाट नाराज, तो फिर बीजेपी से खुश कौन है? तो बीजेपी है किसकी पार्टी, किसके लिए काम कर रही है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी ने 1925 में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन बनाया, उस समय आपको बता दूं कि वो डॉक्टर साहब जो हैं 1917 में उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली थी। अगर वो चाहते तो उस समय दुनिया के जाने माने डॉक्टरों में एक होते, क्योंकि गिनती के डॉक्टर पूरी दुनिया में होते थे और भारत में तो उंगलियों में गिने जाने वाले डॉक्टर थे। लेकिन उन डॉक्टर साहब ने सोचा कि इस देश में, हमारे देश में ऐसा क्या है कि हमारा देश बार बार गुलाम होता है। किसी भी देश की ताकत उसकी बुद्धि यानी बुद्धिमान लोग, उसकी शक्ति यानी ताकतवर लोग,
और उसके पास धन, ये तीन आधार हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने विचार किया कि क्या भारत धन में कमजोर है? तो ध्यान में इतिहास के पन्ने पलटे तो ध्यान में आता है कि हमारे देश के अंदर इतनी धन और दौलत थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा व्यापार यहां से लेकर रूस तक फैला था। अखंड भारत का नक्शा यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत की शाखाएं कहां तक थी, कहां तक भारत था। और एक उदाहरण देते हैं, महमूद गजनबी पूरी सेना के साथ सोमनाथ के मंदिर को लूटने के लिए 17 बार आक्रमण करता है और वो एक मंदिर की दौलत खाली नहीं कर पाया। इतनी दौलत हमारे एक मंदिर में थी, तो सोचिए भारत के अंदर जो लाखों मंदिर थे उनमें कितनी दौलत होगी टोटल मिलाएं तो। दौलत की कमी नहीं थी, तो क्या हमारे देश में बुद्धि की कमी थी? तो बुद्धि की बात अगर करें तो इसी से आप समझ जाइए कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखी उसमें जो वर्णन है, सुश्रुत संहिता है जिसमें ऑपरेशन करने के औजारों का वर्णन है। उसमें लिखा है कि ये जो हमारे सर के बाल है ना, इसकी 7 खड़ी काट कैसे की जाए, इसका भी वर्णन है, जो आज तक कहीं भी इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी संभव नहीं है। और इसीलिए ये कहा जा सकता है कि भारत के पास बुद्धि की भी कमी नहीं थी। तो क्या शक्ति की कमी थी? इस शक्ति की कमी के बारे में अगर उदाहरण देखते हैं तो मैं 2 उदाहरण यहां देना चाहूंगा। एक है राणा प्रताप। हमारे राणा प्रताप जी का अभी भी कहीं संग्रहालय आप देखेंगे, राजस्थान के अंदर जाएं कभी तो वहां भाला रखा हुआ है, लोहे का भाला, उस पर लिखा है वेट 80 kg, यानी 80 किलो वजन का भाला। और उसको राणा प्रताप ऐसे हाथ से लेते थे, एक हाथ से घोड़े की लगाम, और उसको भाले को सुबह से शाम तक ऐसे चलाकर वो दुश्मनों के शीशों का संहार करते थे। कल्पना करिए जरा, अपना एक खाली हाथ ऐसे करके देखिए जरा, कोई डंडी लेकर के पतली सी, 10 मिनट में थक जाएंगे। हमारे वीर कैसे थे? हमारी रानी लक्ष्मीबाई जो दोनों हाथों में तलवार लेकर बच्चे को पीठ पे बांधकर और मुंह में लगाम दबाकर घोड़े की 30-30 किलो की 2-2 तलवारों को हाथ से चलाती थी। हमारी नारियां कितनी शक्तिशाली थी। तो फिर कारण क्या था कि हमारे पास शक्ति भी थी, बुद्धि भी थी, धन भी था, फिर भी हम बार बार गुलाम हुए। कभी शक, कभी यवन, कभी हूण, कभी मुगल, तो कभी अंग्रेज। तो डॉक्टर केशवराव बलिराम जी ने एक ही निर्णय निकाला कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी यदि कुछ नहीं था, वो थी एकता। एकता की कमी के कारण एक दूसरे की मदद के लिए खड़े नहीं होते थे। छोटे छोटे स्वार्थों में आपस में लड़ जाते थे। छोटे छोटे स्वार्थों के कारण, निजी लाभ के कारण दुश्मनों के साथ मिल जाते थे। मुगल आए, मुट्ठी भर सेना लेकर आए, लेकिन यहीं के लोगों को उन्होंने लालच दिया, पैसे दिए और उनको आपस में बांटा, अपनी सेना में भर्ती कर दिया, लालच में भर्ती हो गए। अंग्रेजों ने भी यही किया, हिंदुओं को आपस में बांटा और जातियों में बांटने के बाद उन्होंने उन लोगों को आपस में मिलने नहीं दिया और उन्हीं को एक दूसरे से लड़ाया। अंग्रेज कोई सेना थोड़ी लेके आए थे, यहीं से सेना बनाई थी। यह आज भी हो रहा है। देश की आज़ादी के बाद जो लोग यहाँ सत्ता में आए, खासतौर पे कांग्रेस 2014 तक, अगर अटल जी का टाइम निकाल दें तो ज़्यादातर शासन उन्होंने किया है। अंग्रेजों का फॉर्मूला इस कांग्रेस ने पकड़ के रखा और उसको समझ में आ गया कि इस देश में यदि शासन करना है तो हिंदुओं को एक नहीं होने देना है। और उसके लिए एक सूत्री कार्यक्रम कांग्रेस ने चलाया कि एक विशेष वर्ग का तुष्टीकरण करो, क्योंकि उनकी एक मुश्त वोट धर्म के आधार पर होती है। और इसलिए आप देख लीजिए कि यहां वक्फ बोर्ड बनाया गया। 5 लाख प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड को सरकार की दे दी। 5 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन वक्फ बोर्ड को इस कांग्रेस की सरकार ने दी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाकर उनको विशेष अधिकार दिए और सारे कानून ऐसे बनाए। आज भी अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे, जिसको मोदी जी ने कहा है कि ये मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, आप उठाकर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस की विचारधारा 1947 में जो थी वो आज भी निरंतर उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। इस देश में जो इस इंडिया अलायंस के गठबंधन है, कोई एम.के. स्टैलिन कहता है कि हमारी पार्टी का तो जन्म ही सनातन की समाप्ति के लिए हुआ है, सनातन तो डेंगू और मलेरिया है, इसको खत्म करके रहेंगे। एक ओवैसी कहता है कि ये राम जी का मंदिर जो बना रहे हैं, ये बाबरी मस्जिद को शहीद करके बनाई गई, हमारी सरकार आएगी यानी इंडिया अलायंस की आएगी, इंशाअल्लाह फिर से वहां पर मस्जिद बनेगी। ये इनका सपना है। ममता बनर्जी
इसी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। वो कहती है कि यदि इस बार मोदी नहीं आया और इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, यदि तो है ही नहीं, उनको उम्मीद है कि हिंदू इसी तरह बटा रहेगा, नाराज होते रहेंगे, निजी स्वार्थों में जाएंगे और हमारी इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तो उनकी इस बात में कोशिश है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आज घुसपैठियों को बताया जा रहा है, लगभग 5 करोड़ बांग्लादेश घुसपैठिए और रोहिंग्या जगह जगह वहां पर कब्जा करे बैठे हैं। उन्होंने पूरा प्लान बनाया है कि कुछ बिहार का हिस्सा, कुछ पश्चिम बंगाल का हिस्सा, कुछ असम का हिस्सा बना करके एक अलग से बंगाल बनाना है। कांग्रेस की कोशिश रही है कि वहां मिशनरीज को छुट्टी देकर के नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से मणिपुर की हिंसा भी आपने देखी, कुकी और नगा का जो दंगा आपने देखा है, हथियार हैं उनके पास, वो पूरी प्लानिंग चीन से चल रही है और चीन पीछे उनको हथियार दे रहा है। और प्लानिंग ये कि नॉर्थ ईस्ट को पूरा काट कर एक अलग देश बना दिया जाए। एक अलग देश नॉर्थ में बनाने की कोशिश हो रही है, एक साउथ में बनाने की कोशिश हो रही है। साउथ में जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है वो नॉर्थ और साउथ में लोगों को बांट रहे हैं, हिंदी और गैर हिंदी वाली बात कर रहे हैं, और इसलिए उनकी उम्मीद है कि केरल को मिलाकर वो एक अलग देश बना देंगे। इसी में आम आदमी पार्टी है। किससे छुपा है कि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के सपोर्ट में जिस तरह की चीजें, गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो सामने आया है, जिस तरह से कुमार विश्वास ने खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की मंशा है कि एक दिन वो एक आजाद देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो कौन सा देश है? खालिस्तान। वो खालिस्तान बनाना चाहते हैं। यानी इंडिया अलायंस पूरी तरह से एक वो दल है जो इस भारत के अलग अलग टुकड़े करना चाहता है। इस देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग है, जिसमें आपको बता दूं कि ये सब के सब एकजुट हैं और उनको एक फॉर्मूला पता है कि इन हिंदुओं को आपस में जातियों में लड़ाओ, जातियों में बांटो। और इसीलिए राहुल गांधी की हर स्पीच आप देख लीजिए, ओबीसी कहता है हम आएंगे तो जातिगत गणना कराएंगे, क्योंकि हिंदुओं को बांटा जा सके। किसी और धर्म के अंदर, संप्रदाय के अंदर वो जातिगत गणना कराने की बात नहीं करते, जबकि दूसरे धर्मों के लोगों में भी 72 फिरके होते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम राजपूत हैं, कोई त्यागी है, कोई ब्राह्मण बन रहा है, कोई दलित बन रहा है, नहीं बन रहा है तो हिंदू नहीं बन रहा है। और इसीलिए हम लगभग 1000 साल इसी प्रताड़ना में रहे हैं, सब भूल गए। योगी जी पर्सनली इस बात को देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद ठाकुर हैं। हालांकि ब्राह्मण जब कोई सन्यास धारण कर ले तो वो एक सन्यासी हो जाता है, उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होता, वो सबके लिए, पूरे विश्व के लिए है। लेकिन योगी जी क्योंकि राजनीति में है और मुख्यमंत्री हैं, पर्सनली उनको उत्तर प्रदेश के ऐसे एरियो में जाना पड़ रहा है, ठाकुरों को मनाने के लिए उन्हें बताना पड़ रहा है कि भाई मैं भी ठाकुर हूं। अपनी जाति संत बताते नहीं है, लेकिन सबको पता है। क्या राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने, पहले गृह मंत्री बने, किसी ने कहा? लेकिन हम जातियों में बंटकर उसी चाल में आ रहे हैं जो अंग्रेजों की चाल थी। मैं उन त्यागियों से भी कहना चाहता हूं, हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि यह समय बहुत कठिन समय है और बड़ी बरसों की प्रतीक्षा के बाद ऐसा समय आया है कि हमको योगी और मोदी जैसे राजनेता मिले हैं। आज देश जिस तरक्की को कर रहा है, आज जिस तरह से हमारे भारत के मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिस तरह से मथुरा और काशी की बात चल रही है, जिस तरह से हमारे कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से आज हम स्वतंत्रता के साथ कांवड़ यात्रा कर पाते हैं, आज उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश में चैन से सो पाते हैं। मेरा गांव मेरठ जिले में है। मैं जानता हूं कि रातों रात अपनी ट्यूबवेल पे पहरा देने के लिए जगना पड़ता था, कहीं रात को चोर उचक के उस मोटर को खोल के न ले जाएं, तार को न ले जाएं, बहन बेटी की इज्जत ना लूट लें, घर की भैंस ना खोल के ले जाएं। लेकिन योगी आदित्यनाथ आए तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया। मैं त्यागी हूं, मेरा त्यागियों का गांव है, तो योगी जी ने ये तो कह के नहीं छोड़ा कि ये तो त्यागियों का गांव है, इसमें पुलिस पहरा नहीं देगी, उसमें विकास के काम नहीं होंगे, उसमें गरीबों को मकान नहीं देते। ऐसा नहीं है भाई, ये देश हम सबका है और सब मिलकर के इस देश को बनाते हैं। ये विदेशी चाल, ये चीन की चाल पर जो कांग्रेस और बाकी दल चल रहे हैं, उनकी चाल को समझना है। ये वही समाजवादी पार्टी है जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के सपोर्ट में ये पूरी पुलिस को ऑर्डर कर देते हैं कि उनका कोई बाल बांका नहीं होता था, FIR तक दर्ज नहीं होती थी। इसी की सरकार लाना चाहते हो
तो आप त्यागी ब्राह्मण इसमें बंटते रहिए। योगी जी ने खुद ऐसी सीटों पर भ्रमण किया, और मैं उन बात को कहना चाहता हूं जो जनरल वीके सिंह का नाम ले रहे हैं, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम ले रहे हैं, चाहे वो कुछ त्यागी कह रहे हैं। मेरा एक मित्र है, वो त्यागी है, वो गाजियाबाद की सीट से कई बार से विधानसभा और लोकसभा के लिए तैयारी करता है, लेकिन क्योंकि संघ का स्वयंसेवक है, संघ के संस्कार हैं, नहीं मिला तो कहता है कोई बात नहीं, पार्टी का अपना निर्णय है, हम इस देश के लिए सोचें। हमारी जाति से पहले समाज और समाज से पहले देश है, और देश से ऊपर कुछ नहीं है। तो मैं उन सबसे आग्रह करना चाहता हूं जो जातियों में बंटकर उस षड्यंत्र को नहीं समझ रहे हैं जो इंडी अलायंस ने मिलकर के बनाया है। आपसे मेरा आग्रह है, कांग्रेस का घोषणा पत्र जरूर पढ़ें जिधर मोदी जी ने इशारा किया है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि वो पीएफआई जिसको मोदी सरकार ने बैन किया, अगर मोदी नहीं आते 14 में तो वो बैन नहीं होती। 2047 तक इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे। उसी एजेंडे पे अभी भी काम नीचे नीचे चल रहा है। मोदी नहीं आते तो क्या क्या बवाल हो गया होता, इसको बताने की जरूरत नहीं है। एनआईए किस तरह की कार्रवाई करती है। इस देश में ड्रग में युवाओं को डुबाने का षड्यंत्र था। करोड़ों करोड़ों रुपए की ड्रग मोदी सरकार के आने के बाद पकड़ी गई है, जो यहां खपाई जानी थी हमारे देश के युवाओं के लिए। और जो भ्रष्टाचार पर प्रहार मोदी ने किया है, क्या वो आपका और मेरा टैक्स का पैसा नहीं है? जो हजारों हजारों करोड़ रुपए ये भ्रष्टाचार करके अपना विदेशी बैंकों में और यहां अवैध रूप से इकट्ठा करने में नेता लगे हुए हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये समय है और इस समय में विचार करिए। कांग्रेस के एक नेता हैं जो सहारनपुर से खड़े हैं, इमरान मसूद। पता है वो क्या कह रहे थे? उनकी वीडियो वायरल है, सुन लेना गूगल करके। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव हार जीत का नहीं है, ये चुनाव हमारे अस्तित्व का है। वो कह रहे हैं कि ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। अगर ये सरकार आ गई तो ये छोड़ेगी नहीं। और वो उनको बता रहे हैं, उसकी कंप्लेंट हुई है चुनाव आयोग में, अपने वर्ग को वो भड़का रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आई तो हम क्या करेंगे। वो पहले से मैंने बता दिया, पीएफआई कहती है 2047 तक इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। स्टालिन कहते हैं हमको सनातन को समाप्त करना है। राहुल गांधी कहता है हमको आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद को बैन कर देना है। ओवैसी कहता है हमें अयोध्या में फिर से बाबरी मस्जिद को राम मंदिर तोड़कर बनाना है। और इसी तरह इन सबके जो सपने हैं भारत के टुकड़े टुकड़े करने के हैं। कोई खालिस्तान बनाना चाहता है, कोई इसको पाकिस्तान बनाना चाहता है। और आप अगर इसी तरह जातियों में बंटकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं, वोट ना देने की कस्में खा रहे हैं, या किसी को भी वोट नहीं दूंगा, घर में बैठूंगा, नोटा दबाऊंगा, अगर ऐसा विचार कर रहे हैं तो आप बहुत पछताने वाले हैं। यदि मोदी और योगी राजनीति में नहीं रहे, इनको जैसे ही इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से मीसा भारती तो खुलकर कह रही है, संजय सिंह बोल रहे हैं आपके कि हमारी सरकार आई तो अमित शाह और मोदी को एक ही बैरक के अंदर बंद करूंगा। ये उनका प्लान है। तो ये मोदी, योगी, अमित शाह, तीन आदमी अगर जेल में चले गए तो क्या करेंगे फिर भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता भी कुछ नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर देंगे, कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में डाल देंगे। इंदिरा गांधी ने पहले भी किया है। तब आपका क्या होगा जनाबे आली, अपने आप से सवाल करना। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, किसी के बहकावे में नहीं आए। और जो योगी जी ने आग्रह किया है कि महाराणा प्रताप जी को याद करें, महाराणा प्रताप जी ने कभी भी जब दुश्मनों से लोहा लिया, घर बार छोड़ दिया, घास की रोटी तक खाई, वो इसलिए खाई, इसलिए वो जंगलों में रहे, इसलिए उन्होंने संघर्ष किया। वो कुर्सी के लिए नहीं, गद्दी के लिए नहीं, सिंहासन के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान के लिए। और इसलिए सब एक होकर के चुनाव में भाग लें, अधिक से अधिक संख्या में वोट करें और किसी के बहकावे में नहीं आए। यदि आपको लगता है कि ये जो संदेश है ये मेरी पीड़ा है, ये संदेश नहीं है, मेरी पीड़ा है, इस पीड़ा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा देना, खासतौर पे उत्तर प्रदेश के उन लोगों के पास जो त्यागी बने घूम रहे हैं, जो ठाकुर बने हुए घूम रहे हैं, जो दलित बने हुए घूम रहे हैं, या कोई जाति में बटे हुए घूम रहे हैं। वंदे मातरम। जय श्री राम।